ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। रेडिकल ट्रीटमेंट का ये मतलब होता है कि मलेरिया पूरी तरीके से बॉडी में खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो। तो हम लोग अपनी एक नजर बनाए रहेंगे किस पे, हिप्नोजॉइट्स पे, अभी उनको देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं मलेरियल पैरासाइट के, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मेनली हम लोग यहाँ पे देंगे क्लोरोक्विन, लेकिन प्राइमाक्विन भी हमें देनी चाहिए रूटीनली, ठीक है। अब जैसे किसी को मलेरिया हुआ है तो पेशेंट को फीवर तो आएगा ही, और फीवर काफी हाई ग्रेड आता है विद चिल्स एंड राइगर्स। तो पहले पैरासीटामोल की बात कर लेते हैं 4 लाइनों में, फिर उसके बाद मेन ड्रग हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोक्विन की, फिर उसके बाद आर्टिसोनेट की, और फिर क्विनीन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग प्राइमाक्विन भी देंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पेशेंट को देंगे सिरप पैरासीटामोल, राइट। तो लिख लेते हैं सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट, सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट। तो फीवर आएगा, वॉमिटिंग आएगा, बॉडी पेन वगैरह हो सकता है। तो बच्चों में हम लोग कोशिश करते हैं बॉडी पेन और फीवर दोनों कैसे मैनेज कर लें पैरासीटामोल से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देंगे पेशेंट को सिरप पैरासीटामोल, जो कि क्रोसिन नाम से आती है, ठीक है। डिफरेंट नेम से आती है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सिरप क्रोसिन। तुम लोगों को कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ सिरप क्रोसिन की। अगर बात किया जाए तो इसकी डोज बच्चों में कोई भी ड्रग देते हो तो वेट के हिसाब से देते हैं, है ना, एट द रेट 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। हमेशा हम लोग पैरासीटामोल को अगर नेसेसरी है तभी देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं SOS, व्हेन नीडेड, बराबर नहीं देना है। वैसे भी मलेरिया में फीवर आपका परसिस्टेंट तो आएगा नहीं, है ना, कंटिन्यूअस फीवर तो आएगा नहीं, इंटरमिटेंट फीवर आएगा, है ना। जैसे हम लोगों ने कहा था कोटिडियन, टर्सियन एंड क्वार्टन फीवर, एक दिन छोड़ के डेली हर चौथे दिन, है ना। तो यहाँ पे डोज की बात करें तो पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, है ना। तो ये तुम लोग दे लोगे। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, हमारे पास हमेशा जो फर्स्ट चॉइस ड्रग रहती है दैट इज क्लोरोक्विन। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1 क्लोरोक्विन। दूसरी हमारे पास आ जाती है आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी, आर्टिमिसिन। तीसरा हमारे पास हो जाता है क्लोरोक्विनीन। तीसरी हमारे पास ड्रग आ जाती है क्विनीन, ठीक है। सारी ड्रग्स आपकी ये यूज करनी पड़ती हैं सिंपल मलेरिया में या अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में, डिपेंडिंग कि उस एरिया में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। क्लोरोक्विन तो बहुत पुरानी ड्रग चली आ रही है, तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो कभी कभी हमें आर्टिमिसिन से भी स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो उस एरिया में रेजिस्टेंस कितना प्रेवलेंट है ये डिसाइड करता है कि हमें शुरू कहाँ से करनी है। लेकिन ठीक है, अगर सिंपल मलेरिया है, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, तो वी लाइक टू स्टार्ट विद क्लोरोक्विन। थर्ड ड्रग आपकी होती है क्विनीन। जब क्लोरोक्विन से भी काम ना चले, आर्टिमिसिन से भी काम ना चले, वी कैन मूव ऑन टू क्विनीन। एक नजर हमें रखनी थी किस पे, हिप्नोजॉइट्स को भी हमें किल करने हैं। हिप्नोजॉइट्स, हिप्नोजॉइट्स अगर बात करें मेनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा टेबलेट प्राइमाक्विन। सीरप नहीं आता इसका, टेबलेट प्राइमाक्विन। अभी देखेंगे किस मार्केट में किस नेम से आती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरप क्लोरोक्विन की। नंबर 1 सीरप क्लोरोक्विन।
काफी कॉमन ड्रग है, बड़ी ही सस्ती सी ड्रग है, राइट। मार्केट में हमें किस नाम से मिलेगा? लेरियागो नाम से। मार्केट में लेरियागो, चाहे सिरप हो या टेबलेट हो, दोनों लेरियागो नाम से मिल जाते हैं। खैर मार्केट नेम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो सिरप, क्लोरोक्विन, लेरियागो। यहाँ पे हम लोग कहते हैं बच्चों में ऐसा कॉम्पोजिशन देते हैं कि जिसमें डोजिंग करना इजी हो, क्योंकि हर चीज हम लोग कैसे देते हैं? वेट के हिसाब से देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जितना वेट है उतना एमएल जो सिरप आती है, अभी फिगर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाती है यहाँ पे कहानी। जितना वेट है उतना एमएल हमें यहाँ पे दे देना होता है पेशेंट को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पेशेंट है 10 kg का, जो बच्चे को सिरप क्लोरोक्विन दोगे आप लोग 10 ml, 10 kg का पेशेंट है, तो यहाँ पे हम लोग 10 ml इसको सिरप देंगे। अब देखो इसको कई तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको 5 ml बीडी करके दे दें, चाहे 24 आवर बाद दे दें, चाहे 48 आवर बाद देंगे। तो डिफरेंट यहाँ पे रेजिमेंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लेरियागो सिरप, इसके अलावा टैबलेट लेरियागो भी आता है। टैबलेट लेरियागो, टैबलेट लेरियागो में आपका 250 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। याद करने वाली बात है, पूरा 250 मिलीग्राम इसमें क्लोरोक्विन होता नहीं है। इसमें जो बेस होती है ड्रग की, बेस मतलब क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन ये होती है 150 मिलीग्राम। अगर यहाँ पे डोज की बात किया जाए, एग्जैक्टली इसकी डोज कितनी होती है, तो हम लोग कहते हैं @ 10 mg/kg, राइट। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि डोज 10 mg/kg है। और जो सिरप आपके पास अवेलेबल होती है, सिरप लेरियागो, इस स्ट्रेंथ में होती है कि 10 mg, सॉरी 10 kg के इंसान में 10 ml पड़ जाए, ठीक है। इसका मतलब आपके 1 ml में कितना होता है? 10 mg, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सिरप लेरियागो का यूज करते हैं। जितना बच्चे का वेट होता है उतना हम लोग उसको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कई रेजिमेंट हैं, केवल एक ही फॉलो नहीं होता है, राइट। आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे सिरप और टेबलेट देख लेते हैं, तुम लोगों ने कभी ना कभी खाई जरूर होंगी। ये आपके क्लोरोक्विन के टेबलेट्स हैं, और ये लेरियागो का सिरप है। टेबलेट क्लोरोक्विन, और ये सिरप क्लोरोक्विन, सिरप क्लोरोक्विन, ठीक है। तो पहले रेजिमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं पेशेंट को पहली डोज आपको 10 ml 10 ml 10 mg/kg से दे दें। उसके बाद हम लोग इसकी डोज को आधी कर देते हैं, ठीक है। तो जो डोजिंग करते हैं, स्टैट वाली डोज जो पहली डोज दे देते हैं, दैट इज 10 mg/kg, 10 mg/kg, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डोजेस @ 5 mg/kg पे आ जाते हैं, ठीक है। लेरियागो या क्लोरोक्विन की जो डोजिंग है, स्टार्ट हम 10 से ही करेंगे, लेकिन आगे चल के हम लोग 5 mg/kg पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहली डोज देने के 6 घंटे के बाद हम लोग एक डोज देते हैं, फिर 24 घंटे के बाद, फिर 48 घंटे के बाद। तो इसका जो रेजिमेन होता है, रेजिमेन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया 0 आवर है। यहाँ पे आपने फर्स्ट डोज दी स्टेट, स्टेट दोगे @ 10 mg/kg, राइट। फिर उसके बाद 6 घंटे के बाद, 6 आवर के बाद, 0 से कैलकुलेट करोगे। पहली डोज देने के 6 घंटे के बाद हम लोग सेकेंड डोज देंगे @ 5 mg/kg, राइट। फिर इसके
जब 24 घंटे हो जाएंगे, कब से? पहली वाली डोज से। ठीक है, 24 घंटे हो जाएंगे तो हम लोग एक और डोज देंगे एट द रेट 5 मिलीग्राम पर केजी। फिर एक और डोज देंगे जब टोटल 48 आवर हो जाएंगे, फिर अगेन 5 मिलीग्राम पर केजी। यहाँ पे जो ड्रग दे रहे हैं हम लोग, जो सिरप है कुछ इस कॉम्बिनेशन से आ रहा है। यहाँ पे हमारा बैठ जाता है 10 ml लेरियागो, मतलब जो भी बच्चे का वेट आया उतना आप बिना सोचे दे दो इसको। ठीक है, फिर 5 ml लेरियागो, फिर 5 ml लेरियागो, फिर 5 ml लेरियागो। एक रेजिमेन ये है। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे जो भी पेशेंट का वेट है उतना ml पहले दे दो। ठीक है, क्योंकि 10 मिलीग्राम पर केजी देते हैं और यहाँ पे 10 मिलीग्राम पर ml होता है, तो जो डोज बैठती है वो 10 ml बैठती है। फिर उसके बाद उसकी आधी डोज, फिर उस आधी डोज को कंटिन्यू करेंगे 6 घंटे, 24 घंटे और 48 घंटे में। राइट, ये आपका स्टैंडर्ड रेजिमेन है। अब देखो, यहाँ पे मैंने बताया है टैबलेट क्लोरोक्विन है। टैबलेट क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 मिलीग्राम है, लेकिन इसमें टैबलेट क्लोरोक्विन कितनी है? फॉस्फेट अगर हटा दो तो जो बेस है ये ओनली कितना है? 150 मिलीग्राम। मतलब अगर 250 मिलीग्राम की टैबलेट दे रहे हो तो उसमें उसको मिल कितना रहा है लेरिया को? ओनली 150 मिलीग्राम। तो सीरप वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो टैबलेट वाली बात है उसकी जब हम लोग डोजिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कितना यहाँ पे हम लोग क्लोरोक्विन दे पा रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई 15 केजी का है, 15 केजी का, तो यहाँ पे कितना टैबलेट लेरियागो दोगे? 15 केजी का कोई पेशेंट है, लेरियागो कितने टैबलेट्स दोगे? तो यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि जो पहली खुराक देंगे, फर्स्ट डोज देंगे स्टेट, वो कितने से देंगे? एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी। राइट, तो स्टेट डोज कितना दोगे? स्टेट डोज दोगे एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी। अब कितना कैलकुलेट करने से आएगा? यहाँ मिस्टेक हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास इसको देने के लिए कितना है? 150 मिलीग्राम, तो इसका मतलब 150 मिलीग्राम की लेरियागो टेबलेट नहीं लानी है। हमें जो लेरियागो टेबलेट यूज करनी है वो यूज करनी है 250 मिलीग्राम वाली। ठीक है, 250 वाली मिलीग्राम वाली यूज करोगे तब जाके उसमें 150 मिलीग्राम मिलेगा, मतलब 150 मिलीग्राम। यहाँ पे हमारे पास जो डोज हो जाता है इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम टेबलेट लेरियागो। राइट, इस 250 मिलीग्राम के अंदर जो बेस होगा ड्रग का या जो क्लोरोक्विन होगा वो कितना होगा? 150 मिलीग्राम। मतलब कभी ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पे आधी टेबलेट दे देनी है या 2/3 दे देनी है। तो जो डोजिंग करते हैं हम लोग वो इसी तरीके से करते हैं। राइट, एक और डोजिंग होती है, ये कम फॉलो किया जाता है, सेकेंड रेजिमेन। मैंने कहा है जितना वेट होता है उतना ml देते हैं एटलीस्ट आपका स्टेट डोज। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पेशेंट, आपका एग्जांपल फिर से 10 केजी का आ गया है। एक रेजिमेन और होता है, इसका मतलब हमें 10 ml डेली अगर दे दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज बैठती है। तो 10 किलो का बच्चा है तो इस रेजिमेन के हिसाब से, सेकेंड रेजिमेन के हिसाब से हम लोग इसको 5 ml BD फॉर 3 डेज दे देते हैं। पहली जो स्टेट डोज है उसको 10 ml ना देके हम लोग सारी डोजेस 5 ml BD करके इसको चला देते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोक्विन है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में। जो इसका नॉर्मल डोज होता है दैट इज 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, तो ये लेकिन अभी मॉडिफाइड रेजिमेन के हिसाब से हम लोगों ने एक स्टेट डोज दे दिया है 10 मिलीग्राम पर केजी से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 डोजेस दे दिया है 5 मिलीग्राम पर केजी से। इस किस तरीके से 3 नेक्स्ट डोजेस देते हैं? पहली डोज दे दिया, फिर यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया, 6 घंटे हुए, फिर एक डोज दे दिया, लेकिन अब 10 मिलीग्राम पर केजी से नहीं दे रहे हैं, 5 मिलीग्राम पर केजी से दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल 24 आवर्स हो गए, मतलब जिस टाइम पे ये दवा ली थी अगले दिन उसी टाइम पे क्या ले लिया है, एक बार फिर 5 मिलीग्राम पर केजी।
फिर 48 आवर्स हुए, फिर आप लोगों ने यहाँ पे दे दिया 5 मिलीग्राम पर केजी। तो जितना वेट था उतना स्टैट दे दिया, फिर 5 ml, फिर 5 ml, फिर 5 ml, 4 डोज में काम हो गया। लेकिन अगर दूसरा वाला रेजिमेंट फॉलो करोगे तो 5 ml BD फॉर 3 days, यहाँ 6 डोज देनी पड़ी। इसका मतलब अगर पहली डोज आप ज्यादा दे दो पेशेंट को, है ना, तो बाकी 3 डोजेज में काम चल जाती है। आजकल जो प्रीफर्ड रेजिमेंट है वो ये वाला है, रेजिमेंट 1, ठीक है, जिसमें 0 आवर पे दोगे, 6 आवर पे दोगे, 24 आवर पे दोगे और 48 आवर पे दोगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अगर कोई ड्रग बहुत पुराने जमाने से चलती है तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई और पैरासाइट भी हो, वो लोग उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो वो ड्रग देने से फिर पैरासाइट की किलिंग नहीं होगी। तो अब जो सिनेरियो है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो चुका है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, तो हमें इसीलिए आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी की तरफ मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंट है तो हम लोग देखते हैं, सेकेंड चॉइस हमारे पास हो जाती है आर्टिमिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। अभी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी में हम लोग कहते हैं 3 आर्टिमिसिन हैं हमारे पास, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टी ईथर। लेकिन अगर हमें ओरल देना हो, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया नहीं है, तो हम लोग प्रिफर करते हैं आर्टिमीथर। अगर आईवी देना होता है तो हम लोग आर्टिसुनेट देते हैं। तो आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स में अभी अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया पढ़ रहे हैं तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे आर्टिमीथर पे, ठीक है। यहाँ पे पहली ड्रग आर्टिसुनेट, आगे चल के पढ़ेंगे। फिर हम लोग देंगे आर्टिमीथर, फिर एक और दे देते हैं जिसको कम यूज करते हैं क्योंकि इसको इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है, आर्टी ईथर, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस अगर ओरल देना है तो ये है, आईवी देना है तो ये है। अभी हम लोग अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा ट्रीटमेंट ओरल आर्टिमीथर पे बेस्ड होगा। लेकिन अगर इसी आर्टिसुनीट को किसी और सब्सटेंस से कंबाइन कर दीजिए, जैसा आप लोगों ने चैट सेक्शन में भी बताया था, डॉक्सीसाइक्लिन, जैसे आपने बताया था सल्फाडॉक्सिन, जैसे ल्यूमीफेंट्रिन, तो इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है ना। तो हम लोग आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स में जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दैट इज आर्टिमीथर, ओरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिमीथर के साथ साथ हम लोग एक ड्रग और यूज कर लेते हैं, सल्फाडॉक्सिन, बच्चों में, ठीक है। तो सल्फाडॉक्सिन जब यहाँ यूज करेंगे तो हम लोग कह देते हैं आर्टिमिसिन कंबाइंड थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस सल्फाडॉक्सिन या मान लीजिए ल्यूमीफेंट्रिन। तो यहाँ पे कुल मिला के आर्टिमिसिन अकेले नहीं दे रहे हैं, 2 ड्रग को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साथ में दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है आर्टिमिसिन ACT कंबाइंड थेरेपी, आर्टिमिसिन कंबाइंड थेरेपी। जब कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की बात करेंगे तो और कहेंगे ACT, ठीक है। तो हमारे पास 3 आपके आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स हैं, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर एंड आर्टीईथर। आर्टिमीथर का सबसे ज्यादा यूज करेंगे ओरल प्रिपरेशंस में, और इसको अगर किसी ड्रग के साथ कंबाइन कर देते हैं तो इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। यहाँ पे जो हम कंबाइन कर रहे हैं इसको, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं आर्टिमीथर को ल्यूमीफेंट्रिन के साथ, ठीक है, सल्फाडॉक्सिन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ल्यूमीफेंट्रिन के साथ। तो ड्रग ऑफ चॉइस आपका हो जाता है, अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया है, ठीक है, इफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, तो हमारे पास हो जाता है ड्रग ऑफ चॉइस ACT, आर्टिमिसिन कंबाइंड थेरेपी। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं कौन सा है, आर्टिमीथर प्लस ल्यूमीफेंट्रिन, सेफ है, और इसका भी जो कोर्स है वो भी 3 डेज का है। ओरल हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को ये आर्टिमिसिन कंबाइंड थेरेपी 3 डेज के लिए हम लोग दे देते हैं।
मार्केट में ये भी काफी फेमस ड्रग है, ल्यूमरेक्स टैबलेट और ल्यूमरेक्स सिरप नाम से आती है। ठीक है, मार्केट में टैबलेट या सिरप ल्यूमरेक्स, टैबलेट और सिरप ल्यूमरेक्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर्टीमीथर और ल्यूमेफेंट्रिन किस रेशियो में मिलाते हैं, 1:6 के रेशियो में। अगर हमारा एक पार्ट आर्टीमीथर है तो 6 टाइम्स उसका ल्यूमेफेंट्रिन होगी। ठीक है, ये आर्टीमीथर और ल्यूमेफेंट्रिन का जो रेशियो होता है 1:6। लेकिन जो हम लोग टैबलेट या ड्रग को डिनोट करते हैं, मेन ड्रग हमारी आर्टीमीथर होती है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं किस किस रेशियो में आपके ये कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। बच्चा होगा, छोटा होगा तो उसके लिए सिरप मिल सकती है। यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टीमीथर प्लस ल्यूमेफेंट्रिन 1:6। तो जो मिनिमम आपकी डोज आती है, सबसे हल्की वाली जो डोज आती है, उसमें आर्टीमीथर 20 होता है, ल्यूमेफेंट्रिन 120 होता है। यहाँ पे जो लोवेस्ट डोज वाला आता है 20:120। जाहिर सी बात है ये मिलीग्राम है और ये भी मिलीग्राम है। तो ये ज्यादातर आपके सीरप फॉर्म में मिलता है, मतलब सीरप ल्यूमरेक्स, है ना। टैबलेट में भी आता है लेकिन ज्यादातर सीरप वाले कॉम्बिनेशन 20:120 के रेशियो में मिलते हैं। ठीक है, टैबलेट ल्यूमरेक्स, सीरप ल्यूमरेक्स। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ और ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको लेके चले जाएंगे 20 से 40 मिलीग्राम, और ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली डबल कर दिया। फिर हम लोग कहते हैं आगे चल के 60 मिलीग्राम, और यहाँ पे हो जाएगा 360 मिलीग्राम। और ज्यादा यहाँ पे डोज बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज 80 मिलीग्राम, और ये हो जाएगा 8 6 जा 480 मिलीग्राम। तो जो टैबलेट ल्यूमरेक्स आती है वो इन सारी स्ट्रेंथ में आती है, जो सीरप ल्यूमरेक्स आता है वो केवल इसी स्ट्रेंथ में आता है। अब ये देख लेते हैं किस वेट के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चाइल्ड एज ग्रुप ज्यादातर हम लोग कहते हैं 5 to 15 kg है ना। तो ये वाली जो डोज है सीरप टैबलेट दोनों में जो मिल जाती है, हम लोग कहते हैं दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर कितना, 5 to 15 kg या 14 kg मान लीजिए। ठीक है, डोजिंग कुछ इस तरीके से है, 5 to 14 kg के लिए 20 मिलीग्राम हम लोग क्या देते हैं, 20 मिलीग्राम हम लोग आर्टीमीथर देंगे, और इसी का 6 टाइम्स हम लोग क्या दे देंगे, ल्यूमीफेंट्रिन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए कोई 10 kg का बच्चा है, तो हम लोग कह देते हैं आपके 5 ml में 20 मिलीग्राम होगा ये आर्टीमीथर, तो 5 ml बीडी। तो इस ड्रग को हम लोग बीडी डोज में देते हैं 3 डेज के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग लेरियागो देते थे, क्लोरोक्विन देते थे 3 डेज के लिए, वैसे इसको भी देंगे, राइट। 1:6 के रेशियो में कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलता है। 5 to 14 kg के लिए हमें 20 मिलीग्राम आर्टीमीथर देना है, ऑटोमेटिकली इसके साथ 120 मिलीग्राम ल्यूमेफेंट्रिन मिली हुई होगी। अब बाकी वेट देख लेते हैं किसके लिए कितनी आती है। फिर हम लोगों ने कह दिया कब हम लोग 40 मिलीग्राम आर्टीमीथर देंगे, तो इसी वेट को और बढ़ाते हुए चले जाइए। कितना इजी है, 15 to 25 याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं 25 to 35। और अगर कोई 35 किलो से ज्यादा है तो हम लोग उस बच्चे का को जो ड्रग देते हैं वो एडल्ट डोज में देते हैं। ठीक है, तो कोई 35 kg से ऊपर है तो हम लोग क्या देंगे, ल्यूमरेक्स 80 देते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं ल्यूमरेक्स कैसी दिखती है। डोजिंग अभी फिर से रिवाइज करा देंगे, खैर इतना टफ नहीं। एक आपका ल्यूमरेक्स सिरप है और दूसरी आपकी टैबलेट है।
मेरे ख्याल से इतना बड़ा काफी विजिबल होगा, इससे एनलार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ल्यूमरेक्स इसमें 80 है, और यहाँ पे ल्यूमेफेंट्रिन सॉरी आर्टीमीथर यहाँ पे कितना है 80 है, और ल्यूमेफेंट्रिन आपकी 480 है। तो ल्यूमरेक्स 80, तो जो नाम दिया जाता है वो आर्टीमीथर पे दिया जाता है, क्योंकि मेन ड्रग यही है, दूसरी ड्रग आपकी क्या है इन एडिशन है, राइट। तो हम लोग कह देते हैं ल्यूमरेक्स 80। अगर ल्यूमरेक्स 80 है तो इसका मतलब है 80 मिलीग्राम यहाँ पे आर्टीमीथर है, और यहाँ पे 480 मिलीग्राम मतलब 6 टाइम्स यहाँ पे ल्यूमीफेंट्रिन है। ल्यूमीफेंट्रिन किसके लिए इसको यूज करोगे, अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट ग्रेटर देन 35 केजी का हो। तो हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, किस तरीके से डिवाइड कुछ इस तरीके से कर रखा है, 15 केजी से कम होगा तो ल्यूमीफेंट्रिन और जो आपका आर्टीमीथर है ल्यूमरेक्स 20 वाला देंगे, राइट। अगर आपका ये 15 से 25 है तो ल्यूमरेक्स हम लोग डबल कर देंगे, मतलब आरटी मीथर डबल कर देंगे, और फिर हम लोग कितना देंगे, फिर हम लोग देंगे 40 मिलीग्राम, राइट। इसी तरीके से हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, 60 दे देंगे अगर 25 टू 35 केजी हो, 35 या उससे ज्यादा तो हम लोग 80 मिलीग्राम दे देंगे। ये जो सीरप ल्यूमरेक्स आती है, जाहिर सी बात है ये बच्चों के लिए आती है, चिल्ड्रेन के लिए। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये जो टैबलेट है आपकी ल्यूमरेक्स 20 उसके बराबर है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन हम लोग कह देते हैं यहाँ पे 5 ml सिरप में 20 मिलीग्राम आर्टीमीथर है, राइट, और यहाँ पे 120 मिलीग्राम ल्यूमीफेंट्रिन है, ल्यूमीफेंट्रिन, ठीक है। और जो डोज बैठती है ये हम लोग उस एज के अकॉर्डिंग, उस वेट के अकॉर्डिंग 5 ml BD, ठीक है, 3 डेज। अगर मान लीजिए कोई 35 केजी से ऊपर का इंसान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ल्यूमरेक्स 80 वाली टैबलेट 1 टैबलेट BD फॉर 3 डेज, ठीक है। तो जो डोजिंग करते हैं, जो सीरप का अपना स्ट्रेंथ मेंशन रहता है वो आरटी मीथर के बेस पे रहता है। अगर इससे भी किसी पेशेंट पे रेजिस्टेंस है तो हम लोगों को मूव करना पड़ेगा क्विनीन की तरफ, ठीक है। क्विनीन आपका एक कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, और दूसरा साइड इफेक्ट उसका है हाइपोग्लाइसीमिया करा देती है। तो जब भी किसी को क्विनीन चलती है तो उसका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ता है और पेशेंट का ईसीजी कराना पड़ता है, ठीक है। तो आइए लास्ट ड्रग की तरफ चलते हैं, थर्ड क्विनीन। इफ रेजिस्टेंट टू आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, क्विनीन बचा, ठीक है। क्विनीन को हम लोग यहाँ पे ये टैबलेट फॉर्म में मिलेगा, टैबलेट क्विनीन मार्केट में कई नाम से आएगा, हमारे यहाँ रेजक्यू नाम से आता है, ठीक है। टैबलेट रेजक्यू कितना देते हैं इसको, एट द रेट अगेन वही 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज TDS 1 वीक के लिए। अब 3 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, TDS इंटू 1 वीक, ठीक है। इसको भी हम लोग क्विनीन को भी क्लिंडामाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन के साथ मिला के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी एफिकेसी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एफिकेसी, एफिकेसी बढ़ाने के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं टैबलेट क्लिंडामाइसिन, टैबलेट क्लिंडामाइसिन, ठीक है। क्लिंडामाइसिन को यहाँ पे हम लोग अगेन देते हैं एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, ठीक है। इसको भी हम लोग दे देते हैं TDS। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन हो गया है क्विनीन प्लस क्लिंडामाइसिन, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो एफिकेसी बढ़ जाती है। दोनों को 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, क्लिंडामाइसिन को BD भी दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एक सिंगल डोज हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन की दे देते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन 3 डेज नहीं है, ड्यूरेशन यहाँ पे 7 डेज है, ठीक है, काफी सिंपल है।
चलिए आइए देख लेते हैं क्विनीन कैसा दिखता है। सिरप नहीं मिलेगा, इसका टैबलेट ही मिलेगा। बहुत ही बिटर टेस्ट की टैबलेट है। अगर कोई कह दे कि किसी को टेस्ट सेंसेशन चेक करना है, टेस्ट है कि नहीं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोरोना हो गया, उसे ये जानना है टेस्ट है कि चला गया है, तो क्विनीन का अगर टेस्ट नहीं बता पाया, इसका मतलब टेस्ट वाकई चला गया। ठीक है, टैबलेट रेस्क्यू मतलब क्विनीन है, ये आपका 600 मिलीग्राम का टैबलेट है। तो 300 और 600 मिलीग्राम टैबलेट्स ये आपके अवेलेबल हैं। कितना दोगे? एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज TDS। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 टाइप के कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में ट्रीटमेंट देख लिए हैं। पहला, सबसे पहला हम लोगों ने देखा था, अभी प्राइमाक्विन बताना बचा है। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया, फीवर आ रहा होगा, पैरासीटामोल दे दिया, इसको अभी भूल जाओ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो कोशिश करेंगे ओरल तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिन, क्विनीन ओरल में सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। याद रखना है, अभी हम लोग हिप्नोजॉइड्स के ट्रीटमेंट प्राइमाक्विन की बात नहीं की है। बिना प्राइमाक्विन दिए PYX का ट्रीटमेंट अधूरा है। राइट, क्लोरोक्विन एक वर्ड याद करना हो, 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, जो स्ट्रेंथ आती सिरप की 1 ml में 10 मिलीग्राम होता है और 10 मिलीग्राम पर केजी देना होता है। इसका मतलब जितना बच्चे का वेट है उतना दे देते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे एक एडवांस रेजिमेन ये आ गया है कि जितना वेट है बच्चे का उतना आप पहली डोज दे दीजिए रेजिमेन 1 में 0 आवर पे फिर उसके बाद उसकी आधी डोज 6 आवर पे, फिर 24 आवर पे, फिर 48 आवर पे। टोटल यहाँ पे आपने 2 दिन में 4 डोजेस दे दी और 4 डोजेस में ट्रीटमेंट खत्म हो गया। फिर रिपीट नहीं करना है। नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट था, मूव ऑन टू आर्टिसोनेट डेरिवेटिव्स। 15 kg का है, टैबलेट देना है, तो टैबलेट लेरियागो भले ही 250 मिलीग्राम लिखा हो, लेकिन उसमें बेस कितना होता है? केवल 150। तो 15 kg का कोई बच्चा आएगा तो उसको कितनी टैबलेट दोगे? 250 वाली टैबलेट दोगे। ठीक है, क्योंकि 250 में 150, अगर 150 देने लगोगे तो उसमें और कम हो जाएगा। सेकेंड रेजिमेन ये है कि हम लोग 10 मिलीग्राम पर केजी डोज देंगे। ठीक है, तो जैसे 10 kg का बच्चा आ गया, 10 ml बैठी है डोज, तो 5 ml BD करके 3 डेज। दोनों रेजिमेन है, पहली रेजिमेन आपकी ज्यादा इफेक्टिव है और उसमें डोज भी आपको कम देनी पड़ रही है, कम बार देनी पड़ रही है, 2 ही दिन में ठीक हो जा रहा है पेशेंट। फिर हम लोग कहते हैं अगर इससे रेजिस्टेंट है तो हम लोग आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी देते हैं। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स मेनली हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आर्टिमीथर। आर्टिमीथर के साथ हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाए। तो ये आपका हो गया ल्यूमीफेंट्रिन। अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है तो आर्टिमीथर और ल्यूमीफेंट्रिन का हमें कॉम्बिनेशन ड्रग देना पड़ता है। सिरप या टैबलेट ल्यूमरेक्स नाम से आता है। आर्टिमीथर और ल्यूमीफेंट्रिन आपके 1:6 के रेशियो में रहते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं 5 किलो से कम का तो बच्चे को मलेरिया होगा नहीं, क्योंकि 6 महीने से तक कम होता नहीं है। ठीक है, तो 5 to 14 kg को 20 मिलीग्राम आर्टिमीथर हम लोग देते हैं और इसके साथ ऑटोमेटिकली 6 टाइम्स हम लोग क्या ज्यादा दे देते हैं? ल्यूमीफेंट्रिन। अगर यही 15 से 25 है तो 40, 25 से 35 है तो 60, उससे ज्यादा है 35 से ज्यादा है तो 80 मिलीग्राम। टैबलेट सिरप दोनों फॉर्म अवेलेबल हैं। इनसे भी अगर रेजिस्टेंट है तो हम लोग क्विनीन दे देते हैं, रेस्क्यू नाम से आता है, एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज TDS। आइए लास्ट बात कर लेते हैं, कभी कंप्लीट नहीं होता है ट्रीटमेंट, रेडिकल ट्रीटमेंट। कंसीडरिंग अगर हम लोग कहें यहाँ पे PYX के केस में, तो हिप्नोजॉइड्स को हमें किल करना है, नहीं तो हिप्नोजॉइड्स आपके क्या करा देंगे? रिलैप्स। हिप्नोजॉइड्स आपके स्लीपिंग स्टेज होते हैं। ठीक है, मीरोजॉइड्स के जो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो हम लोग हिप्नोजॉइड्स को किल करने के लिए क्या देंगे? टैबलेट प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन, ठीक है, मार्केट में आपकी मैलेरिड नाम से आती है। ठीक है, गेट रिड ऑफ मलेरिया इसी नाम से लिखा है, मैलेरिड। इसको हमें 14 डेज देना है। सोचो बाकी ट्रीटमेंट कितना कम दिन दे रहे थे, इसको 14 डेज देना है।
7 मिलीग्राम की 7.5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, एक ही स्ट्रेंथ में आती है 7.5 मिलीग्राम, और इसको हमको देना होता है @25 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओडी फॉर 14 डेज। ठीक है, किसको नहीं दोगे प्राइमाक्विन? अगर किसी पेशेंट में G6PD डिफिशियंसी होगी, मतलब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी होगी, तो उसमें हिमोलिसिस हो सकती है। बट अवॉइड प्राइमाक्विन इफ एक एंजाइम होता है आरबीसी के ऊपर G6PD डिफिशियंसी। ठीक है, G6PD का मतलब है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट, G6PD। तो अगर किसी पेशेंट में G6PD कम हो, ये एक एंजाइम होती है जो आरबीसी के ऊपर होती है, अगर ये कम है और किसी को आपने प्राइमाक्विन दे दिया तो उसमें सीवियर हिमोलिसिस हो जाएगी। मलेरिया में भी हिमोलिसिस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आइट्रोजेनिक हिमोलिसिस हो जाएगी, मतलब डॉक्टर की वजह से हिमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं G6PD अगर डिफिशियंसी है तो यहाँ पे अवॉइड करिए प्राइमाक्विन, अदरवाइज सीवियर हिमोलिसिस में हैपन, सीवियर हिमोलिसिस में अकर, राइट। तो हमें यहाँ पे 14 डेज के लिए, काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे की डोज से क्या देना है? प्राइमाक्विन, जो कि मेलरिड नाम से आती है, टैबलेट के ही फॉर्म में आती है 7.5 मिलीग्राम। वेट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको देने से पहले हमें G6PD का लेवल कराना पड़ता है, अगर G6PD 20 से कम आए तो हमें इसको नहीं देना होता है।